हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो भाई सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं डेली सीडीपी यानी जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपका सब्जेक्ट होता है, उसके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्जाम के लिए हम यहाँ पर डेली क्लास ये लेकर आते हैं। आप डेली इस क्लास को लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए भाई, देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए, विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। बी, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। सी, विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। या डी, परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो भाई देखिए, कोई बच्ची है, उसने कूदना सीखने से पहले क्या सीखा है? पहले चलना सीखा है और फिर उछलना सीखा है। तो ये क्या है कि भाई ये वो सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। ये करता है कि भाई विकास जो होता है वो पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। भाई पूर्व अनुमानित ही तो होते हैं। भाई बच्चा पहले चलना सीखेगा, थोड़ा बहुत उछलना सीखेगा, तभी तो कूदना सीखेगा। तो ये जो पूर्व अनुमानित प्रतिमान होते हैं, उनका अनुसरण करता है विकास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राघव एक झाड़ू पर इस तरह चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है। भाई कोई बच्चा राघव है, उसने क्या करा है कि भाई एक झाड़ू ली और उस पर ऐसे चढ़ने का वो उसने अभिनय या नाटक किया कि जैसे वह घोड़े पर ही सवारी कर रहा है। तो उसकी ये क्षमता क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। बी, आत्मकेंद्रीयवाद। सी, संरक्षण। या डी, क्रमबद्धता। तो देखिए, वो उसकी अभी क्षमता कहलाएगी सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। कैसे कहलाएगी? भाई देखिए, उसने झाड़ू लेकर के घोड़े पर चढ़ने का एक अभिनय या नाटक ही तो क्या है, सांकेतिक रूप में तो करा है उसने, किस संकेत के रूप में कि हाँ भाई वो घोड़े पर सवारी कर रहा है, ऐसे लग रहा है ना। तो ये आपका सांकेतिक प्रस्तुतिकरण की क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दोनों गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में और छोटे और चौड़े गिलास से जल अधिक है। भाई देखिए, एक तो लंबा गिलास ये हो गया, ये आपका लंबा गिलास है, मान लीजिए इसमें जल भरा है। और एक आपका ये छोटा गिलास है, लेकिन चौड़ा है ये इससे थोड़ा सा, है ना। दोनों में समान जल है, लेकिन अनु बच्ची जो है वो सोच रही है कि जो लंबा गिलास है इसमें छोटे और चौड़े गिलास से ज्यादा जल है। भाई इसमें ज्यादा है और इसमें कम जल है, वो बच्ची ये सोच रही है। तो उसका सोचना क्या कहलाएगा भाई? ये ऑप्शन ए, केंद्रीयता। बी, क्रमबद्धता। सी, संरक्षणता। या डी, परिपक्वता। तो देखिए भाई, उसका ये सोचना कहलाएगा आपका केंद्रीयता। क्या कहलाएगा दोस्तों? केंद्रीयता। क्योंकि उसको ये तो पता है कि भाई उसको मतलब जल क्या है वो देख रही है कि भाई जो लंबा गिलास है उसमें जल ज्यादा आएगा, जबकि ये गिलास छोटा है, वो चौड़ा नहीं देख रही। वो चौड़ा है तो जल तो बराबर ही है, वो ये नहीं देख रही। वो देख रही है कि गिलास तो ये वाला लंबा है, ये छोटा है, तो लंबे में ज्यादा होगा। तो ये क्या होता है? ये केंद्रीयता का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लाइव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट को हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? भाई जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत था उसके अनुसार जो हमारी संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं, उनकी बनावट और हमारी जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें जो बदलाव होता है वो किसके कारण द्वारा होता है? ऑप्शन आपके ए, इनाम। बी, सांस्कृतिक उपकरण। सी, स्कीमा। या डी, सामाजिक द्वंद्व। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वो होता है हमारा सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। देखिए, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत यही था, सोशल कल्चरल थ्योरी, है ना, जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आपका जेडपीडी का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इन्होंने आपका स्कैफोल्डिंग, प्राण ढांचा, मचान, उसका भी इन्होंने प्रयोग में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण बिल्कुल सही था। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह ऑप्शन ए, दिखने में बेहद उत्सुकता दिखाएगा। बी, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा। सी, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा। या डी, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। भाई कोई एक विद्यार्थी है जो अधिगम में असहायता महसूस कर रहा है, वो अधिगम में, तो क्या करेगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। वो क्या करेगा भाई? जो शैक्षिक गतिविधियां होंगी उनसे अलगाव रखेगा, उनसे थोड़ा अलग रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो अधिगम में असहायता महसूस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप डैश डैश से डैश डैश होना चाहिए। जो आपकी एनईपी 2020 है उसके अनुसार जो विद्यालय में मूल्यांकन होते हैं उसका अभिरूप भाई किससे क्या हो जाना चाहिए? क्या से क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, योगात्मक से रचनात्मक। बी, रचनात्मक से योगात्मक। सी, अधिगम से रटकर याद रखना। या डी, लचीले उपागम से कठोर मानकीकृत परीक्षण।
तो देखिए भाई क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका योगात्मक से रचनात्मक। क्या फ्रेंड्स, योगात्मक से रचनात्मक। योगात्मक मतलब समेटिव। समेटिव होता है ना, एक आपका समेटिव होता है, एक आपका फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव है ना, तो यह समेटिव और फॉर्मेटिव जो होते हैं योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई कि जो मूल्यांकन होता है वो योगात्मक ना होकर के रचनात्मक होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने किया गया? जो बुद्धि लब्धि का प्रत्यय था वो सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था? ऑप्शन ए स्किनर, बी टर्मन द्वारा, सी बिने द्वारा या डी स्पीयरमैन द्वारा। तो देखिए बुद्धि लब्धि का यानी आईक्यू जो बोलते हो आप, आईक्यू का जो प्रत्यय था, संप्रत्यय था, वो सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था? वो किया था आपका टर्मन ने। किसने किया था भाई फ्रेंड्स? ये किया था आपका टर्मन महोदय ने। ठीक है दोस्तों, टर्मन ने किया था। और आपका आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है भाई, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA इंटू 100। ये होता है ना आईक्यू निकालने का। जो आपकी MA होता है आपका मेंटल एज, सी जो आपका CA होता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज, यानी मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब आपकी वास्तविक आयु जो होती है, और इंटू 100 होता है। इससे आपकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका टर्मन ऑप्शन सही था, बिल्कुल बी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब जो हार्वर्ड गार्डनर थे जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा कथन सही है, ये पूछा आपसे। ऑप्शन आपके: बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। सी बी, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। सी, बुद्धि लब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। या डी, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। भाई तो देखिए यहाँ पर सही कथन क्या है, वो सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि भाई आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नाम जरूर सुना होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता, कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, किसी ना किसी भी रूप में हो, लेकिन होगा जरूर, भिन्न होता है। तो जो हर व्यक्ति में जो बुद्धिमत्ताएं होती हैं, जो बुद्धि होती है हर व्यक्ति की, वो भी विविध प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है सभी में एक सी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? भाई जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है हमारी, तो उनका जो भंडार गृह होता है वो कौन सा होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इदम, बी अहम, सी पराअहम या डी इदम एवं अहम। तो देखिए वो कहलाता है आपका इदम। क्या कहलाता है? इदम। इंग्लिश में आप इड भी बोल देते हैं, इड। एक होता है ईगो, एक होता है आपका सुपर ईगो, है ना। इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम इसको बोलते हैं इदम। इसको बोलते हैं अहम, ईगो मतलब अहम, और इसको बोलते हैं परा अहम। ठीक है दोस्तों, ये परा अहम, इदम अहम और पराअहम, ये आपके तीन वो हैं आपके। एक किसने दिया भाई? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये आपके बताए थे व्यक्तित्व के। तो इदम अहम और पराअहम, तो जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वो उसका भंडार गृह होता है आपका इदम में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? ऑप्शन ए बहुभाषावाद, बी अलगाववाद, सी नामीकरण या डी रूढ़िबद्धता। तो देखिए भाई जो विभिन्न भाषाई वाले पहचान वाले शिक्षार्थी हैं, अलग अलग भाषा वाले हैं, तो उसमें जो शिक्षक को अभ्यास करना है वो करना चाहिए बहुभाषावाद का। किसका भाई? बहुभाषावाद का। जो बहुभाषावाद होगी उसका उसको अभ्यास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? भाई कोई कॉन्सेप्ट है मान लीजिए, तो उसको प्रासंगिक है और अर्थपूर्ण है, उसका अर्थपूर्ण होने के लिए उसको क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बी बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, सी पाठ्य पुस्तक से बच्चे की कॉपी को ज्यों का त्यों लिखना, या डी अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। तो देखिए भाई कोई भी संप्रत्यय, जो कोई कॉन्सेप्ट होता है, वो प्रासंगिक और अर्थपूर्ण तभी होता है कि जब बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर उसको पढ़ाया जाए, कि बच्चे का जीवन जो होता है वास्तविक जीवन से संबंधित, उसको उसके सामाजिक परिवेश से जोड़ करके उसको पढ़ाया जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट प्रासंगिक होगा और अर्थपूर्ण होगा, जिससे लर्निंग इफेक्टिव होगी बच्चे की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। जो व्यवसाय चयन होता है उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको किसके द्वारा समझाया जाता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, बी स्वभावगत प्रवृत्तियां, सी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, या डी अभिक्षमता में अंतर। तो देखिए वो समझाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी अभिक्षमता में अंतर, यानी एप्टीट्यूड जो होता है आपका अभिक्षमता, उसमें अंतर के द्वारा व्यवसायिक चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए
कौन सी नीति प्रभावी होगी? भाई कक्षा में आपको संस्कृति और भाषाई भिन्नताएँ जो होती हैं, भाई सब अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते हैं बच्चे, किसी की संस्कृति अलग है, किसी दूसरे की अलग है ना? उनका सामाजिक परिवेश भी अलग हो सकता है, भाषा भी अलग हो सकती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कौन-सी नीति प्रभावी होगी? ऑप्शन ए मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन, बी प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, सी कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना या डी विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। तो भाई देखिए कौन सी रणनीति यहाँ पर प्रभावी होगी, वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर डी की क्या कि विभिन्नताएं जो हैं उनको अभाव के रूप में नहीं देखना है, आपको विभिन्नताओं को अभाव के रूप में नहीं देखना है, भिन्नताओं को एज ए रिसोर्स के रूप में यूज करना है, एज ए संसाधन के रूप में उनको यूज करना है, तब आपकी लर्निंग अच्छे से होगी, बच्चे की मतलब आपकी थोड़ी बच्चे की लर्निंग अच्छे से होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, योग्यता की डैश डैश धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। तो योग्यता की डैश डैश धारणा जो होती है उसका आशय है कि जो सफलता पाने के लिए प्रयास होते हैं वो सार्थक भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन आपके ए प्रतिस्पर्धात्मक, बी सत्वात्मक, सी वृद्धिशीलात्मक या डी परिहार आधारित। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है भाई, सफलता पाने के लिए जो प्रयास है वो सार्थक भूमिका निभाते हैं ना, तो इसी से समझ जाना आपको। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही होगा आपका वृद्धिशीलात्मक। भाई जो योग्यता की वृद्धिशीलात्मक धारणा होती है, जो वृद्धिशीलात्मक ये धारणा है, ये इसका आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास जो होते हैं वो सार्थक भूमिका निभाते हैं। भाई वृद्धिशीलात्मक से समझ जाना है कि प्रयासरत है ना, प्रयास, तो ये आपका वृद्धिशीलात्मक आएगा यहाँ पर। इसका आशय होता है कि सफलता पाने के लिए जो प्रयास हो सार्थक भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डैश डैश की उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण है। भाई किसकी उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण है? ऑप्शन ए शिक्षक, बी प्रधानाध्यापक, सी अधिगम या डी मूल्यांकन। तो देखिए भाई वो है आपका अधिगम। क्या है दोस्तों? अधिगम यानी लर्निंग, जो आपकी लर्निंग होती है, अधिगम होता है, उसकी उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ये सीटेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लग रहे हैं आपको एक ही लाइन के, जबकि सीटेट में पेडागोजी पूछी जाती है, सब ज्यादातर तो पेडागोजी का ही रेशियो होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के लिए आकलन। ये देखिए बहुत आते हैं क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। ठीक है, तो ये आपके सीखने के रूप में आकलन, ये आपके 3-4 होते हैं, ये बहुत आते हैं। तो यहाँ पर पूछा आपसे सीखने के लिए आकलन क्या होता है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, बी अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, सी ग्रेड को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, या डी विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। भाई जो सीखने के लिए आकलन होता है वो क्या होता है? तो सीखने के लिए आकलन जो होता है वो क्या करता है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। यानी अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन को बढ़ावा देता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। भाई सीखने के लिए आकलन हो रहा है कि हम आप सीखोगे, उसके लिए पहले आकलन हो रहा है। ठीक है, तो आपको मोटिवेशन को बढ़ावा देगा, आप अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है सीखने के लिए आकलन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया? यानी आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो आया है उसमें किसको बढ़ावा दिया है? ऑप्शन ए दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, बी दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागमन में भेदभाव, सी दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली, या डी जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। तो बताइए भाई इसमें जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है उसमें किसको बढ़ावा दिया है? तो वो दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी कि भाई जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। गैर भेदभाव मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यही देता बताता है, इसमें यही बढ़ावा दिया है कि भाई जीवन के सभी क्षेत्रों में एक तो दिव्यांगजनों को समानता होनी चाहिए और गैर भेदभाव होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, भाई जो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, बी उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, सी उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, या डी उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतरक्रिया नहीं कर सकते। तो देखिए आपको क्या करना होगा भाई, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि जो वंचित वर्ग से बच्चे आते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें आप, और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में भी शामिल करें। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए।
भाई जो अधिगम स्थानांतरण की योग्यता होती है उसको बढ़ाना आपको, तो उस समय आपको क्या नहीं करना है, अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए स्वय क्रिया को प्रोत्साहन करना, बी रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सी सूझ द्वारा सीखने का विकास, या डी सामान्यीकरण पर बल देना। तो देखिए वो नहीं करना, आपको रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना है बिल्कुल भी। कभी भी जो आपका शिक्षा शास्त्र है, बाल पेडागोजी है, शिक्षा आपकी जो वो रटने की प्रवृत्ति को बिल्कुल नकारती है। रटने की प्रवृत्ति आप पे बिल्कुल नेगेटिव चीज़ होती है, तो इस रटने की प्रवृत्ति को आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विद्यालय के में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? भाई जो विद्यालय में बच्चे होते हैं उनकी सफलता में इनमें से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करेगा? ऑप्शन ए कठोर पाठ्यचर्या, बी रचनात्मक आकलन, सी संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, या डी लचीली समय सारणी। तो देखिए भाई वो करेगा आपका कठोर पाठ्यचर्या। आपकी पाठ्यचर्या जो है वो कठोर नहीं होनी चाहिए, पाठ्यचर्या आपकी लचीली होनी चाहिए, है ना, लचीलापन होना चाहिए उसमें। तो कठोर पाठ्यचर्या जो है वो बाधा के रूप में कार्य करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।